स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 8। भारत के सुविख्यात वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने बेतार का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। यह उत्तेजक उक्ति सुनकर मैं फुटपाथ पर खड़े विज्ञान विषयक तर्क वितर्क कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जा खड़ा हुआ। यदि उनमें सम्मिलित होने का कारण मेरे मन में छिपा राष्ट्रीय अभिमान था, तो उसके लिए मुझे खेद है। मैं अस्वीकार नहीं करता कि इस बात के प्रमाण में मेरी गहरी अभिरुचि थी कि केवल आध्यात्म में ही नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान में भी भारत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। मैंने जिज्ञासा प्रकट की, महाशय, आपका क्या अभिप्राय है? प्राध्यापक ने अनुग्रह करके व्याख्या की। बेतार संयोजक और विद्युत तरंग वक्रता निर्देशक यंत्र के सर्वप्रथम आविष्कर्ता बसु महाशय ही हैं, किंतु हमारे इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार से अर्थोपार्जन करने की चेष्टा नहीं की। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। उद्भिद तत्वविद के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार इस प्रकार के हैं, जिनके सामने पदार्थविद के रूप में स्वयं उनके द्वारा की गई भौतिक गवेषणाएं भी पीछे छूट गई हैं। अपने परामर्शदाता को मैंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, विख्यात वैज्ञानिक बसु महाशय प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सह अध्यापक हैं। दूसरे ही दिन मैं ऋषि तुल्य श्री जगदीश चंद्र बसु के घर पर उपस्थित हुआ। गढ़पार रोड पर मेरे घर के पास ही उनका घर था। एक लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत सेवी वनस्पति शास्त्री ने आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया। वह 50 में प्रविष्ट सुंदर और सुडौल शरीर वाले थे। उनके केश घने, ललाट चौड़ा और नेत्र स्वप्निल थे। उनका सुस्पष्ट कंठ स्वर बसु महाशय के जीवन व्यापी वैज्ञानिक प्रकृति का परिचायक था। पश्चिम की विज्ञान सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही वापस आया हूँ। प्राणी और उद्भिद जगत के मध्य एक अविभाज्य अखंड प्रणयकैय प्रमाणित करने वाले मेरे द्वारा आविष्कृत सूक्ष्म यंत्रों के प्रति उन संस्थाओं के सदस्यों ने अत्यधिक अभिरुचि दिखाई। बसु आविष्कृत क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र में आयतन 1 करोड़ गुना बड़ा दिखाई देता है। अणुवीक्षण यंत्र में केवल 1000 गुना बड़ा दिखाई पड़ता है, तो भी उससे जीव विज्ञान को महत्वपूर्ण अनुप्रेरणा मिली है। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार ने नाना दिशाओं में अगणित मार्ग उन्मुक्त कर दिए हैं। महाशय, आपने विज्ञान के अदृश्य हाथों द्वारा पूर्व और पश्चिम के आलिंगन के लिए यथे सहायता की है। मैंने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी। सभी सिद्धांतों का परीक्षा द्वारा सत्य निर्धारण करने की पश्चिम की प्रयोग प्रणाली कितनी सुंदर है। इस अनुभाविक कार्य प्रणाली तथा अपनी आत्म परीक्षण की प्रतिभा जो मेरा पूर्व का उत्तराधिकार है, को गठन कर मैं मूक जड़ प्रकृति के चिर मौन अवगुंठन को खोलने में समर्थ हो सका हूं।
मेरे क्रेस्कोग्राफ की सुस्पष्ट तालिका ने अत्यंत संवेदनशील व्यक्तियों के सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि पौधों में भी सुख दुख बोधक संवेदनशील स्नायु तंत्र और विविध रंगी भावानुभूतिपूर्ण जीवन है। प्राणी जगत के समान वृक्ष जगत में भी प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, संक्षोभ, मोह एवं अन्य असंख्य प्रकार की उत्तेजनाओं के प्रति यथोपयुक्त प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति अर्थात प्रत्याघाती संवेदनाएं विद्यमान हैं। प्राध्यापक महाशय, निखिल विश्व सृष्टि में अपूर्व प्राण स्पंदन आपके आविर्भाव के पूर्व केवल एक कवि कल्पना जान पड़ती थी। मैं एक साधु को जानता था जो कभी फूल नहीं तोड़ता था। उक्त साधु का कहना था कि गुलाब कुंज को सौंदर्याभिमान से वंचित कैसे करूं? क्या निष्ठुरता के साथ उसका सौंदर्य भंग करना मेरे लिए उचित होगा? आपके आविष्कारों से उनके संवेदनापूर्ण कथन का अक्षर अक्षर सत्य प्रमाणित हो गया है। कवि सत्य से घनिष्ठ संबंध रखता है, जबकि वैज्ञानिक सत्य तक अनुपयुक्त मार्ग से पहुंचता है। एक दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर क्रेस्कोग्राफ के सब असंदिग्ध प्रमाणों को प्रत्यक्ष देख लीजिए। मैंने कृतज्ञ भाव से आमंत्रण स्वीकार करके वहां से प्रस्थान किया। बाद में सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को छोड़ दिया है और वे कलकत्ता में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की योजना बना रहे हैं। बसु विज्ञान मंदिर की प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में मैंने भाग लिया। शत शत उत्साही लोगों ने घूम घूम कर भवन का निरीक्षण किया। नूतन विज्ञान मंदिर की अपूर्व शिल्पकला और उसके आध्यात्मिक प्रतीक का दर्शन कर मैं अति मुग्ध हुआ। उसका सिंहद्वार किसी सुदूर तीर्थ क्षेत्र की शताब्दियों पुरानी कलाकृति का स्मृति चिन्ह था। एक पद्माकृति फव्वारे के पीछे ज्ञानालोक की चिरवाहिका नारी के प्रति भारतीय श्रद्धा के अपूर्व प्रतीक स्वरूप मशाल लिए हुए एक नारी को शिल्प मूर्ति उत्कीर्ण की गई थी। उद्यान में प्रकृति के लीलातीत निराकार के प्रति उत्कृष्ट एक छोटा सा मंदिर था। वेदी पर किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा न की जाने के कारण ईश्वर के निराकार भाव की ही अभिव्यक्ति हो रही थी। उस महान अवसर पर श्री जगदीश चंद्र बसु द्वारा दिया गया भाषण सुनकर ऐसा लगा कि वह भावानुप्राणित किसी प्राचीन ऋषि के मुख से निःसृत हो रहा है। आज के दिन मैं इस संस्था भवन को केवल प्रयोगशाला के रूप में नहीं परंतु मंदिर के रूप में समर्पित कर रहा हूँ। उनकी श्रद्धापूर्ण गंभीर वाणी सभागृह पर अदृश्य रूप से छा गई। अपने अनुसंधान कार्य के मध्य मैं अज्ञान रूप से पदार्थ विज्ञान और प्राणी विज्ञान की सीमा रेखा पर आ पहुंचा हूं। पर आश्चर्य यह है कि मैंने देखा कि वह सीमा रेखा अदृश्य होती जा रही है और जड़ एवं चेतन जगत के संयोग बिंदु धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि अजैव पदार्थ जड़ नहीं है, वे विभिन्न शक्तियों की क्रिया के अभाव में मानो आनंद से स्पंदनमान हैं। मैंने देखा कि धातु, वृक्ष और प्राणी प्रभृति सभी एक ही सामान्य नियम के अधीन हैं। ये सभी मूलतः एक ही प्रकार से क्लांत और अवसाद का अनुभव करते हैं। आरोग्य लाभ या आनंद सिहरन का अथवा मरण का भी एक ही प्रकार का स्थिर निस्पंद भाव इनमें दिखाई देता है। इस विराट ऐक्य से विस्मयाभिभूत होकर मैंने प्रचुर आशा के साथ अपने प्रयोग सिद्ध परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु वहां उपस्थित शरीर तत्ववेत्ताओं ने मेरी परीक्षण के परिणामों को
जड़ जगत की सीमा में ही आबद्ध रखने का परामर्श देते हुए कहा कि उसी में मेरी सफलता निश्चित है। उनकी इच्छा संभवतः यह थी कि मैं उनके सुरक्षित राज्य में अनधिकार प्रवेश न करूं। अज्ञात भाव से मैंने एक प्रकार के जाति भेद के क्षेत्र में घुसकर उनकी सभ्यता का उल्लंघन कर दिया था। अजाने ही वहां एक ऐसा धार्मिक पक्षपात भी काम कर रहा था जिसके कारण विश्वास और अज्ञता के मिश्रण से एक विशृंखलता उत्पन्न हो जाती है। यह हम प्रायः ही भूल जाते हैं कि जिसने चिर विवर्तनशील सृष्टि रहस्य से हमें घेर रखा है, उसने ही हमारे मन में जिज्ञासा और उपलब्धि की इच्छा भी अंकुरित की है। बहुत दिनों तक भ्रांति में रहने के बाद मैं जान सका हूं कि विज्ञान के उपासक का जीवन अनंत संघर्षों का जीवन होता है। लाभ और हानि तथा सफलता और असफलता को एक समान मानते हुए अविचलित श्रद्धा निवेदक के रूप में उसे अपना जीवन उत्सर्ग करना पड़ता है। यथा समय विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक समितियों ने मेरे सिद्धांतों और परिणामों को ग्रहण कर लिया और विज्ञान में भारत के योगदान के महत्व को भी स्वीकार किया। क्या कोई संकीर्ण या परिमित वस्तु भारत के मन को तृप्त कर सकती है? अविच्छिन्न जीवंत परंपरा और पुनर्जीवन की प्राण शक्ति के द्वारा यह भारत भूमि अनेक परिवर्तनों को पचाते हुए पुनः प्रतिष्ठित हुई है। तात्कालिक एवं सामयिक लाभ के आकर्षणों की उपेक्षा करते हुए भारतवासी सर्वदा ही जीवन की सर्वोच्च आदर्शोपलब्धि की खोज में आगे बढ़ते रहे हैं। निष्क्रिय त्याग से नहीं, बल्कि सक्रिय संघर्ष से। संघर्ष को अस्वीकार कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाने वाले दुर्बल के पास त्याग करने के लिए कुछ नहीं रहता। जो संघर्ष के द्वारा जय लाभ करते हैं, केवल वे ही अपने विजयशाली अनुभव के फल को विश्व को समर्पित कर उसे समृद्ध बना सकते हैं। जड़ के ऊपर प्रतिक्रिया और वनस्पति जीवन के बारे में अप्रत्याशित आविष्कारों के आधार पर इस बसु विज्ञान मंदिर में अब तक जो कार्य हुए हैं, उनसे पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान में गवेषणा के लिए अति व्यापक क्षेत्र खुल गए हैं। आज तक असाध्य समझी जाती रही समस्याएं अब परीक्षण मूलक गवेषणाओं के क्षेत्र में लाई जा चुकी हैं। किंतु निश्चित सत्य निर्णय के बिना चरम सफलता नहीं मिलती। इसी कारण मेरे द्वारा परिकल्पित सूक्ष्मानुभूति संपन्न ये सारे यंत्र और आवश्यक उपकरण जो आज आपके दर्शन के लिए प्रवेश कक्ष में लंबी लंबी पंक्तियों में सजाकर रखे गए हैं, इस बात की कहानी सुना रहे हैं कि इस आभास के पीछे कार्यशील अदृश्य सत्य को खोज निकालने के लिए कितने अनवरत प्रयत्न की और मानव के सीमित सामर्थ्य की परिधि का अतिक्रमण कर डालने के लिए कितने अविराम धैर्य, श्रम और कौशल की आवश्यकता है। सभी सृष्टा वैज्ञानिकों को यह ज्ञात है कि वास्तविक प्रयोगशाला मन है, जहां माया के पर्दे के पीछे से वे प्रकृत सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहाँ जो व्याख्यान दिए जाएंगे वे किसी अमौलिक ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे। उनमें इस प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा पहली बार सिद्ध हुए नए आविष्कारों की घोषणा की जाएगी। इस विज्ञान मंदिर के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के ये सब योगदान संसार में सर्वत्र पहुंच जाएंगे
और ये सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। इनमें से किसी को पेटेंट नहीं कराया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की आत्मा यही है कि हम केवल व्यक्तिगत लाभों के लिए अपने ज्ञान का उपयोग न करें। वैसा करना पाप है और हमें उससे सदा मुक्त रहना चाहिए। और मेरी यह भी इच्छा है कि जहां तक संभव हो इस विज्ञान मंदिर की सारी सुविधाओं को सभी देशों के कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रखा जाए। इस विषय में मैं प्राचीन भारतीय परंपरा का ही अनुसरण करने की चेष्टा कर रहा हूँ। 2500 वर्ष पहले भी भारत ने नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में सारे विश्व के छात्रों का स्वागत किया था। यद्यपि विज्ञान ना तो पूर्व की संपत्ति है और ना पश्चिम की। सार्वजनीनता के कारण वह अंतरराष्ट्रीय है। तथापि भारत जगत को अपना महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। भारत की अनूठी कल्पना परस्पर विरोधी दिखाई पड़ने वाले तथ्य समूह से सुव्यवस्था प्राप्त कर सकने में समर्थ है। एकाग्रता के अभ्यास के कारण यह कल्पना संयमित रह जाती है, किंतु इस संयम से मन को असीम धैर्य के साथ सत्यानुसंधान की शक्ति मिल जाती है। उस महान वैज्ञानिक के अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छल छला आईं। क्या यह धैर्य शब्द ही भारत का पर्यायवाची नहीं, जिसने काल तथा इतिहासकारों को उलझन में डाल रखा है? प्रतिष्ठान दिवस के थोड़े ही दिन बाद मैं पुनः उक्त गवेषणात्मक केंद्र को देखने चला गया। महान वनस्पति विज्ञानविद को अपने वचन का पूरा ध्यान था। मुझे वे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अब मैं इस फर्न के पौधे के साथ अपना क्रेस्कोग्राफ लगा देता हूँ। इसका आकार कई गुना बड़ा दिखाई पड़ेगा। यदि एक पौधे की गति को इसी अनुपात में बढ़ा दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति से दौड़ रहा है। मेरी दृष्टि पर्दे पर प्रतिफलित फर्न के पौधे की छाया पर जमी हुई थी। उस समय सूक्ष्म जीवन का स्पंदन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुग्ध आंखों से मैंने देखा कि पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। बसु महाशय ने फर्न के सिरे को धातु के एक टुकड़े से छू दिया। छूते ही पौधे की नीरव वृद्धि रुक गई और जैसे ही उसे हटा दिया, वृद्धि का क्रम पुनः प्रारंभ हो गया। बसु महाशय बोले, आपने देख लिया कि तनिक सा भी बाहरी हस्तक्षेप पौधे के संवेदी संतंतुओं के लिए कितना हानिकर है। जरा गौर से देखिए। अब मैं क्लोरोफॉर्म दूंगा और उसके उपरांत विष निवारक औषधि भी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव से पौधे का संवर्धन बिल्कुल थम गया और विष निवारक औषधि देने पर पुनः प्रारंभ हो गया। पर्दे पर वृद्धि का जो स्पंदन दिखाई पड़ रहा था, उसमें मैं किसी सिने चित्र की अपेक्षा भी अधिक तन्मय हो रहा था। बसु महाशय ने फर्न के एक भाग को तीक्ष्ण शस्त्र से बींध दिया और एक तीव्र यंत्रणा जन्य छटपटाहट का स्पंदन स्पष्ट दिखाई पड़ा। जब उन्होंने पौधे के तने को आंशिक रूप से एक छुरे से काट दिया, तब छाया में भयानक रूप से कंपन दिखाई पड़ा, जो अंततः मृत्यु की गोद में अंतिम विश्राम लेते हुए स्थिर और शांत हो गया। एक तृप्त हंसी के साथ पुनर्जीवन का कौशल दिखाते दिखाते बसु महाशय ने बताया, एक बड़े पेड़ को पहले क्लोरोफॉर्म देकर स्थानांतरित करने में मैं सफल हो गया। साधारणतया विशाल वृक्ष को स्थानांतरित करने पर वह शीघ्र ही मर जाता है।
मेरे सूक्ष्म यंत्रों के रेखा चित्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वृक्षों में भी संवहन तंत्र है। प्राणियों की देह के रक्त संचार क्रिया के समान ही वृक्षों में भी रस संचार क्रिया होती है। वृक्ष रस की ऊर्ध्व गति की व्याख्या कैशिक आकर्षण सदृश यांत्रिक क्रियाओं के सहारे नहीं की जा सकती, जैसा कि साधारणतः प्रयत्न किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ की सहायता से ही इस रहस्य का समाधान हो सका। उसे सजीव कोश क्रिया कहते हैं। पेड़ के तने से एक गोलाकार नली के द्वारा सर्पिल गति से पेड़ की जड़ के नीचे एक तरंगे जाती रहती हैं। यही हृदपिंड का कार्य करती है। हमें जितनी ही गहन उपलब्धि होती जाती है, उतना ही अधिक यह विश्वास होता जाता है कि प्रकृति के नाना रूप एक रूपता के सूत्र से बंधे हुए हैं। बसु महाशय ने अपने एक और यंत्र की ओर इंगित किया। जब मैं आपको टिन के एक टुकड़े पर कई प्रयोग करके दिखाऊंगा, धातु के अंदर की प्राण शक्ति बाहरी उत्तेजना पर अनुकूल या प्रतिकूल क्रियाएं प्रकट करती हैं। स्याही के निशान द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं। मैं तल्लीन होकर अणु परमाणु के गठन तरंगों की विशिष्टता के रेखा चित्रों को देखने लगा। बसु महाशय ने टिन पर जैसे ही क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया, वैसे ही स्पंदन का अंकन थम गया। जब धीरे धीरे धातु की स्वाभाविक अवस्था लौट आई, तब अंकन पुनः आरंभ हो गया। तदुपरांत बसु महाशय ने उस पर एक विषैले रसायन का प्रयोग किया और तत्क्षण ही टीन के कोरों की कंपकपी के साथ साथ अद्भुत रूप से सुई ने रेखा चित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, मेरे यंत्रों द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि कैंची और मशीनों आदि में प्रयुक्त इस्पात को भी थकान का अनुभव होता है और बीच बीच में विश्राम पाने से उनमें पुनः ताजगी और कार्य क्षमता आ जाती है। विद्युत प्रवाह या उच्च दबाव के प्रयोग से धातुओं का प्राण स्पंदन भीषण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, यहाँ तक कि बिल्कुल रुप्त भी हो जाता है। उस कक्ष में रखे और अथक कार्य कुशलता के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों को मैंने चारों ओर देखा। महाशय, यह अत्यंत दुख का विषय है कि आपके अनूठे यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर कृषि कार्य का द्रुत गति से विकास नहीं किया जा रहा है। पौधों की वृद्धि पर विभिन्न रासायनिक खादों का क्या प्रभाव होता है, यह दर्शाने वाले कुछ द्रुत प्रयोगों का उपयोग क्या आसानी से संभव नहीं हो सकता है? आप ठीक कहते हैं। भावी पीढ़ियां बोस यंत्रों का अगणित ढंग से व्यवहार करेंगी। वैज्ञानिकों को कदाचित ही उनके परिश्रम का पुरस्कार तत्काल मिल पाता है। सर्जनात्मक सेवा का आनंद ही उनके लिए पर्याप्त है। अथक कर्म तत्पर एवं निर्लस उस ऋषि तुल्य वैज्ञानिक श्रेष्ठ के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा और कृतज्ञता निवेदन कर मैंने उनसे विदा ली। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि उनकी अद्भुत प्रतिभा की उर्वरता में क्या कभी ह्रास आ सकता है। वृद्ध होने पर भी उनकी प्रतिभा में तनिक भी ह्रास नहीं आ पाया। रेजोनेट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बसु महाशय नाना जाति के भारतीय वृक्षों के अनुसंधान कार्य में जुट गए। इसके फलस्वरूप उपयोगी औषधियों की एक विराट भेषज तालिका तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ इस प्रकार असूचक और सटीक रूप से तैयार किया गया यंत्र है कि उससे 1 सेकंड का शतांश तक रेखा चित्र में अंकित हो जाता है। वृक्ष, प्राणी एवं मानव शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदनों को भी यह कार्डियोग्राफ अंकित कर सकता है।
उस महान वनस्पति शास्त्र की यह भविष्यवाणी थी कि उनके कार्डियोग्राफ के उपयोग से प्राणियों के अतिरिक्त पौधों का भी जीवच्छेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया, प्राणी और पौधे पर एक साथ ही प्रयुक्त औषधि के प्रभाव का जब साथ ही साथ अलग अलग अंकन किया गया तो उनके फल में आश्चर्यजनक सादृश्य पाया गया। मनुष्य में जो कुछ भी है उन सबका पूर्वाभास वृक्षों के भीतर भी है। वनस्पति पर किए गए प्रयोगों से पशुओं और मनुष्यों के अनेक रोगों को दूर करने में सफलता मिलेगी। बसु महाशय के वृक्ष संबंधी सारे प्राथमिक आविष्कारों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा भी पुष्टि की गई। 1938 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में किए गए परीक्षण का विवरण न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप से प्रकाशित हुआ। गत कई वर्षों में यह निरूपित हो गया है कि जब ज्ञान तंतु मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच संवाद वहन करते हैं, तब क्षुद्र विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। ये सभी प्रवाह विद्युत मापक सूक्ष्म यंत्रों अर्थात गैल्वेनोमीटर्स द्वारा मापे जा चुके हैं और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों की सहायता से लक्ष गुना परिवर्धित भी किए जा चुके हैं। जीवित प्राणी अथवा मानव देह के ज्ञान तंतुओं में होने वाले शक्ति प्रवाह का अनुसंधान करने के लिए आज तक कोई संतोषजनक पद्धति विकसित नहीं की जा सकी है, क्योंकि उक्त प्रवाह का अत्यंत तीव्र वेग ही इसका कारण है। डॉक्टर के.एस. कॉल और डॉक्टर एच.जे. कर्टनिस ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि मृदु जल में पाए जाने वाले निटेला पौधे का, जिसका उपयोग सुनहरी मछलियों के शीशे के पात्र में डालने के लिए किया जाता है, एकमात्र दीर्घ कोश और ज्ञान तंतु के कोश में बिल्कुल साम्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तो यह भी पाया कि निटेला पौधे के कोश उत्तेजित होने पर विद्युत तरंग पैदा करते हैं, जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव के ज्ञान तंतु के समान ही हैं। वृक्षों की तंत्रिका के विद्युत प्रवाह की गति प्राणियों के ज्ञान तंतुओं में विद्युत प्रवाह की अपेक्षा कई गुना शिथिल है। इस आविष्कार को कोलंबिया विश्वविद्यालय के गवेषकों ने तंत्रिका के विद्युत प्रवाह को धीर गति चित्र अर्थात स्लो मोशन पिक्चर लेने के उपाय के रूप में अपना लिया। इस प्रकार निटेला पौधा जड़ पदार्थ और मन की सीमा रेखा पर उपस्थित गुप्त रहस्य का उद्घाटन करने में रोसेटा पत्थर सिद्ध हो सकता है। कवि सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के इस आदर्श वैज्ञानिक के अंतरंग मित्र थे। कवि ने उनको लक्ष्य कर कहा, हे तपस्वी, साम मंत्रों की जलद गंभीर ध्वनि से पुकारो, उत्तिष्ठ निबोधत, शास्त्राभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो। उन मूढ़ दंभियों को इस सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित हों, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और ध्यान में अप्रमचित होकर लोभहीन, द्वंद्वहीन, शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर आसीन हो। इति परिच्छेद 8 समाप्त।